अगर ऐसे ही आए दिन संसद में लोग घुसते रहेंगे तो फिर देश की पार्लियामेंट का फिर गरिमा क्या रहेगी, उसकी डिग्निटी क्या रहेगी, उसकी सिक्योरिटी क्या रहेगी। और जब देश की संसद तक लोग इस तरह से विरोध करने जाने लगे तो उससे पता चलता है कि अब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो वर्तमान सरकार के एमपी हैं उन्हीं के नाम का पास बना हुआ सागर शर्मा के हाथ में लगा है, हाथ में मिला है। तो जो पास आप कोई वो वहाँ पे जमूरे का खेल तो चल नहीं रहा, सर्कस तो चल नहीं रहा कि आप सर्कस देखने के लिए कोई जिद्दी बच्चा आया आपके पास, जिद करी और आपने उसको क्या कहते हैं पास दे देंगे, जाओ बेटा आप आपकी जिद पूरी कर रहा हूँ और आप जाकर के वो सर्कस देख लो। सर्कस तो है नहीं वो। अगर आप दे रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है सरकार के लिए कि जो संसद में भेजने में शामिल थे मनोज सिन्हा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष दल के 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी देखने वाली बात है। जो गतिविधियों में मुख्य रूप से लिप्त पाए गए हैं, जो इस आतंकी हमले को करने वाले, जो इस देश विरोधी सोच को पनपाने वाले, अपने घर में शरण देने वाले लोगों, उन पर इतनी कार्रवाई नहीं है। जो पास देकर के संसद तक पहुंचा रहे हैं, 3 लेयर की सिक्योरिटी है संसद में, और 3 लेयर की सिक्योरिटी तोड़ना किसी आम व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। देश मजबूत हाथों में कितना है, ये अंधभक्तों के लिए, अंधभक्त जो उन्हीं के लिए हैं जो गोबर खाते हैं, जो गौमूत्र में बहुत बड़ा फायदा बताते हैं, उन्हीं के लिए लगता है कि भाई देश मजबूत हाथों में है। अगर देश मजबूत हाथों में है तो यहाँ ना महिला सुरक्षित है, ना यहाँ की जो है शिक्षक सुरक्षित है, ना यहाँ की देश की पार्लियामेंट सुरक्षित है। पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग जब खुद ही हमला करने के लिए बाहर से आने वाले लोगों को पास मुहैया कराते हैं तो आप मुझे बताइए फिर सुरक्षित कैसे हैं। जिनके हाथों में देश है, उन्हीं के सांसद, उन्हीं के विधायक ऐसे कांडों में, महिलाओं के उत्पीड़न में सजाएं काट रहे हैं। 25 साल की सजा हुई है उसको, क्या नाम है, गौंड को, है ना, बीजेपी विधायक को। तो वो क्या है, अगर मजबूत हाथों में है तो ऐसे लोगों को वो टिकट देकर के कैसे नेता बना सकते हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ है दीदी निर्देश जी। निर्देश जी, नई संसद बनी है हमारे देश में, लेकिन उसमें कुछ दिन पहले जो असामाजिक तत्व घुस गए और उन्होंने नारे लगाए हैं और उसमें एक गैस भी छोड़ी गई थी, जिससे जो माननीय सांसद हैं उनको जो है काफ़ी परेशानी हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगी कि इस तरह से संसद की सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर जाना और इस तरह विरोध करना, ये किसी भी नागरिक के लिए ठीक नहीं है, या देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। ऐसा करने से आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि आप भले बेरोजगार हैं, लेकिन आप देश के अंदर देश विरोधी गतिविधियां भी करने में शामिल हैं। अब आपकी बेरोजगारी पर तो ध्यान नहीं जाएगा लोगों का, आपके ऊपर उल्टा मुकदमा चलेगा। अब आप नौकरी क्या पाएंगे, उल्टा आपको ही अब अपनी जान छुड़ाने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा। सरकार में जब आपको लगता है कि आपके हित में नहीं हो रहा है तो दुनिया भर के आंदोलन यहाँ हुए। किसान लाखों की तादाद में 1 साल तक यहाँ बॉर्डरों पे पड़े रहे दिल्ली के। वो चाहते तो वो भी संसद में घुस सकते थे। अभी 6 दिसंबर को संसद में प्रोग्राम था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस का। हम लोग गए, हम लोगों के पास वीवीआईपी पास था। वीवीआईपी पास होने के बावजूद भी बहुत बुरी तरीके से चेकिंग हुई है। 3 जगह चेकिंग होकर के तब हम अंदर तक पहुंचे हैं। और आम जनता को जाने के लिए तो कम से कम उनकी घड़ियां तक निकाल दी जाती हैं, बेल्ट तक निकाल दी जाती है, जूते तक चेक किए जाते हैं। तो ये लोग ऐसे कैसे अंदर पहुंच गए? और 4-5 जो लोग हैं वो उससे पहले भी एक शर्मा के घर पर रुकते हैं। जो मास्टर प्लानर है वो झा है। एक विशेष वर्ग के ही लोग इस तरह की प्लानिंग में मास्टर क्यों बने हुए हैं? यही लोग सरकार को बदनाम करते हैं, यही लोग सरकार के खिलाफ काम करते हैं, यही लोग सरकार में बैठकर विरोधियों का साथ देते हैं। जो 2001 में 13 दिसंबर को जो ये काम हुआ, ये जो संसद पे हमला हुआ, सेम उसी डेट पर एक बीजेपी का सांसद पास बनाकर देता है, ठीक है, और उसी डेट पर वो हमला फिर होता है, वो फिर गतिविधियां पाई जाती हैं। तो हमला बोलती हैं। देखिए, मैं तो इसको हमला ही बोलूंगी, क्योंकि आप सिक्योरिटी तोड़कर जा रहे हैं। आप सिक्योरिटी अगर नहीं तोड़ते, आप अगर पास बना के अंदर नहीं पहुंचते तो ये हमला नहीं बोला जाता। लेकिन खतरा तो नहीं हुआ किसी को भी इससे, धुएं से? वो भले ही उनकी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वहाँ नीलम वर्मा नाम की जो महिला अंदर गई है, वो बाहर कह रही है कि हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन देश की सुरक्षा को आपने नुकसान पहुंचाया है। व्यक्ति विशेष को भले ही नहीं था नुकसान पहुंचाना, लेकिन देश की सुरक्षा और जो सुरक्षा एजेंसी जो उन पर सवाल खड़ा करने के लिए आपने एक बड़ा इशू बना दिया। आपको अगर आप बेरोजगारी पर ध्यान आकर्षित करना था तो इसके और बहुत सारे तरीके हैं। विपक्षी दलों में लोग करते हैं, आप किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है, संगठन से नहीं है, तो आप एक आम नागरिक होने के नाते बहुत सारे तरीके विरोध दर्ज कराने का। हम लोग भी सरकार की बहुत सारी नीतियों से खफा रहते हैं, हम भी उनसे पसंद नहीं करते, उनके खिलाफ हम भी लगातार आवाज उठाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम देश की सिक्योरिटी को तोड़ देंगे। अगर देश की संसद पे हमला है तो देश के संविधान पे भी हमला है। आज ये लोग हैं, कल
कल को सरकार किसी और की भी बन सकती है। तो ऐसा तो जो विरोधी लोग हैं वो तो ये साबित कर देंगे कि आए दिन संसद में घुसते रहेंगे। संसद में घुसना किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। मेरी नज़र में देश और देश का संविधान और देश की सुरक्षा एजेंसीज, मेरे लिए लगता है कि इन सब में हम सब समस्त नागरिकों का विश्वास होना चाहिए। यहाँ दोषी है वो व्यक्ति, वो पास और वो पास देने वाला व्यक्ति जिसने उनको अंदर आने की एक रास्ता बनाकर दिया। तो रास्ता बनाकर देने वाला व्यक्ति दोषी है। सिक्योरिटी की बात अगर हम करें तो सिक्योरिटी अगर उनके पास नहीं होता तो कोई जा नहीं सकता था, क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी वालों की रही है ना जो अंदर चले गए लेकर के वो स्मोक कैन। बात ये, आप ये सुनिए ना, स्मोक कैन में कोई ऐसा तो इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं स्मोक कैन के जिसके अंदर किसी तरह से मशीन पकड़ ले भाई, ना वो कोई वेपन है, ना कोई वो किसी तरह से उसमें बारूद है। क्या है वो? एक स्मोक वेपन के उसमें कलर तो रहती है, उसमें कलर होता, गैस होता, हो सकता मशीन ने ना पकड़ा हो, वो कोई कपड़ों को पूरा उतार के गैस हो सकती थी। या उनकी चेकिंग जिस तरह से भी हुई हो, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का भी कुछ रहा होगा। लेकिन पास देख करके कई बार क्या होता है, सिक्योरिटी ढीली पड़ जाती है। आपको पता ही है हमारे देश का सिस्टम, अगर नेताओं की वो सिफारिश लगती है तो नेताओं की सिफारिश पर तो यहाँ जजमेंट उल्टे हो जाते हैं, यहाँ न्यायकारी को जो है सम्मानित करके माला पहना करके रिहा कर दिया जाता है। भगत सिंह के नारे लगाए, जय भीम के नारे लगाए, वंदे भारत के भी नारे लगाए। आखिर इन लोगों की मानसिकता क्या लगती है आपको? देखिए, इसके पीछे मैं बहुत बारीक से अगर आप स्टडी करेंगे, ऊपर से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जय भीम का नारा लगा दिया, ठीक है, भगत सिंह का नारा लगा दिया। लेकिन मैं इसके पीछे एक बहुत अगर डीपली आप जाएंगे तो आप एक साजिश देखेंगे। इस देश के अंदर जितने भी लोग अम्बेडकर राइट हुए हैं वो संविधान में अटूट विश्वास रखने वाले होते जाते हैं। जो व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर को जानता जाता है वो संविधान को जानता जाता है, और जो संविधान को जानता जाता है वो देश से प्रेम करने लग जाता है, और देश के अंदर वो हर चीज संविधान के तहत करने की कोशिश करता है। उसके अंदर यही उसकी क्वालिटी है कि वो संविधान में विश्वास रखता है और उसी के तहत काम करता है। यहाँ पर ये लोग संसद में बीजेपी के विधायक का पास लेकर अंदर घुसते हैं और ऐसी गतिविधियां करते हैं जो सुरक्षा के खिलाफ है, जो संसद के खिलाफ है। उसके बाद बाहर निकलते टाइम जय भीम का नारा लगाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि जय भीम के नारे को पूरी तरीके से बदनाम करने के लिए इस महिला से बुलवाया गया है। और ऐसा मैं कहती हूं कि जय भीम बोलने वाला कोई भी पहले 100 बार सोचेगा कि मैं देश विरोधी किसी भी गतिविधि में करने के लिए इसका परिणाम क्या होगा। वो परिणामों के बारे में पहले चिंता करता है। वो कोई भी कदम उठाता तो सोच समझ के उठाता। जय भीम वाला मुझे नहीं लगता कि नीलम, हम तो इतने सालों से, मैं 12-13 सालों से मैं अम्बेडकर राइट मूवमेंट पे हूँ। मैंने कहीं भी ये नीलम नाम की महिला किसी भी अम्बेडकर राइट मूवमेंट पे नहीं देखी। आप भी आंदोलन में गई थी? किसान आंदोलन में क्या, किसान आंदोलन में तो लंगर चलता था। कितने सारे लोग ऐसे थे जो सुबह से शाम तक वहाँ पे कितनी भीड़ बस आंदोलन को देखने के लिए आती थी कि कैसा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के बारे में स्टडी करने आते थे। इसका मतलब ये तो नहीं, किसान आंदोलन में तो आपने देखा होगा समस्त टाइप की मीडिया भी आती थी, वहीं पे रहते थे सारा दिन, पूरे दिन घूमते फिरते रहते थे। हर तरह के लोग थे उसमें, बदनाम करने वाले लोग भी थे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कहीं किसी आंदोलन में आप चले जाइए। हम जब आंदोलन करते हैं तो हमारे पास हमारे समर्थकों के साथ साथ हमारे विरोधी भी उसमें घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। मैं नीलम के व्यक्तिगत तौर पर मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं नहीं जानती कौन है वो, लेकिन वो इस तरह की गतिविधि करके अगर जय भीम का नारा लगा रही है तो उसको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए कि आज के पास में 5-6 डिग्रियां हैं, वो बेरोजगार है। डिग्री अगर इस देश में नीलम के पास है तो करोड़ों युवाओं के पास में डिग्री है। इसके लिए सरकार को नौकरियों पर, रोजगार पर काम करना चाहिए। उसका जो रोजगार वाला जो नारा है वो इस देश के अंदर अलग अलग जगहों पर, जगह जगह 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी आपने देखा होगा कि लखनऊ में हो रहा है। उसके बाद और भी जगहों पर शिक्षकों का हो रहा है, स्टूडेंट्स का हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें लगता है कि संवैधानिक दायरे में बैठ करके हम अपना आंदोलन करें। हम भी आए दिन आंदोलन करते रहते हैं। पहलवान बेटियों ने भी आंदोलन किया था, अपनी बात रखी थी, तब भी देश ने जाना था। आप क्या चाहती है कि आप शॉर्ट नोटिस पर संसद के अंदर जाएंगी और आप सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी? इस तरह की गतिविधि करने से हमें बचना चाहिए। हमें देश की सुरक्षा पर विश्वास रखना चाहिए। हमें, अगर हमारी सरकारों की नीतियों से हम खफा हैं तो हमें सरकार की नीतियों का विरोध संवैधानिक दायरे में रहकर करना चाहिए। मैं संविधान में विश्वास रखने को हमेशा से लोगों को प्रेरित करती हूँ और करती रहूंगी। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि कोई किसी संसद में जाकर के इस तरह का बम फोड़े। लेकिन विपक्ष ने ये जो पूरा मामला लपक लिया है और विपक्ष बोल रहा है कि ये बेरोजगार युवकों का आक्रोश है जिसकी वजह से वो संसद में घुस गए। लोगों में आक्रोश है, युवा परेशान है, युवाओं की उम्र निकलती जा रही है लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं। युवा तैयारी करते हैं, कई बार एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो, वो इतनी मेहनत करते हैं लोग, यहाँ तक कि स्टूडेंट से फार्म भरवा करके सरकार ने करोड़ों रुपए कई बार कमा लिए, लेकिन नौकरी एक भी नहीं दी। फार्म के नाम पर ही सरकार ने पैसे कमा लिए हैं। सरकार ने एक अच्छा सा बिजनेस खोल दिया है कि भैया फार्म भरो, नौकरी मिलेगी, और बाद में पेपर लीक करा के सारा पैसा गया। करोड़ों लोग फार्म भरते हैं, लाखों युवा फार्म भरते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन तो
है युवाओं में, इधर ध्यान देना चाहिए। ये गतिविधि गलत हुई है, मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं कि उन्होंने जो किया ये सही है, लेकिन अगर रोजगार की बात है तो इस देश में, इस देश की सरकारों को रोटी कपड़ा और मकान, ये चीज़ों को मुहैया कराने में पूरा जोर लगाना चाहिए। लोगों की संख्या के हिसाब से उनमें देखना चाहिए कि किस चीज़ की हमारी जनता को ज़रूरत है। और अगर रोजगार नहीं होगा युवाओं के पास, तो युवा अगर संसद में नहीं करेगा तो सड़कों पे करेगा, सड़कों पे नहीं करेगा तो कहीं और करेगा, आपके सामने किसी न किसी तरह से तो अपना विरोध प्रदर्शन करेगा ही ना। सवाल ये भी उठ रहा कि यदि ये जो आरोपी हैं जो संसद परिसर में घुसे, यदि ये मुस्लिम समुदाय से होते फिर क्या होता? अगर मुस्लिम समुदाय से होते तो मीडिया तो अभी तक सो नहीं रही होती, रात दिन यही एजेंडा चला रही होती, या इसके अंदर कोई बहुत सारे तरीके से निकाल रही होती कि भैया ये जो है पूरा पाकिस्तान ने हमला करवाया, चीन ने हमला करवाया, इस देश के जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने हमला करवाया, या इस देश के अंदर अम्बेडकरवादी उन्होंने करवाया। यानी वो तो ये बड़ी बात यह है कि इसमें हमलावरों में एक उच्च जाति का लड़का इसमें पाया गया, उच्च जाति के लोग इसमें मुख्य रूप से पाए गए, ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो गंदा काम करके भी पूजनीय होता है, अपराधी काम करके भी निर्दोष होता है, बेचारा मासूम होता है, कितना भी लूट खसोट कर ले फिर भी बेचारा गरीब होता है, बहुत बेचारा होता है वो। तो ब्राह्मण बेचारा बन जाता है, हर तरह का अपराध करके बच जाता है, वो अपनी जाति का क्रेडिट लेता है। उसका क्रेडिट उसे इसलिए मिलता है क्योंकि संसद में बैठने वाले मैक्सिमम लोग उस विचारधारा के हैं। मीडिया में रात दिन बकवास करने वाले लोग, झूठा प्रचार करने वाले लोग मीडिया में, वो ब्राह्मण इसी कास्ट के हैं, और अखबार जितने भी छपकर आते हैं वो उन्हीं के हैं। तो इसलिए उनका बचाव किया जा रहा है। अगर यही लोग सारे दलित होते तो हंगामा हो गया होता, इनको अब तक तो फास्ट ट्रैक कोर्स में जाकर फांसी चढ़ा दी होती सरकार ने, उनको ऐसा सबक सिखाया होता कि कोई दलित, कोई आदिवासी या पिछड़ा आंदोलन करने की सोचता नहीं, सड़कों तक पर बैन कर दिया होता। लेकिन खास बात यह है कि उनको सुरक्षा है, उनको प्रिविलेज है, उनको स्पेशल प्रिविलेज है कि वो एक जाति विशेष के लोग हैं जो हजारों वर्षों से उसका सुविधा को ले रहे हैं, और उस सुविधा के साथ वो आज अपराध करने के बाद भी बिल्कुल निर्दोष और क्लीन चिट मिल जाती है। हो सकता है इसमें से जो शिंदे है, अमूल शिंदे नाम का लड़का है, सारा दोष उसी पर डालकर उसकी जीवन भर की सजा हो जाए, और बाकी जो जातियों के उच्च लोग हैं उनको कुछ दिन बाद जो है रिहा करवा लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 2019 में अटैक हुआ था जवानों पर, पुलवामा कांड हो गया था, उसके बाद में जो जस्ट चुनाव आ गए थे, तो ये कोई ऐसी आशंका भी जता रहे हैं कुछ लोग कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है चुनावों को लेकर देश में। देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जब चुनाव आते हैं तब सरहदों पर तनाकशी हो जाती है, जब चुनाव आते हैं तब हमारे जवान पे नहीं, अब तो अंदर ही हो रहा है। जब हमारे जवानों पर हमला होता है, अभी तक हम देखते आ रहे हैं, लेकिन अब वो पैटर्न को क्या है जनता जान गई। जनता पहले से शोर मचाने लगी कि अरे भाई चुनाव आ रहे हैं, देखो तो जरा सरहदों पर क्या माहौल है। तो जनता ने जब ये शोर मचाना शुरू कर दिया, सच को उजागर करना शुरू कर दिया, तो पक्ष में बैठे हुए शातिर नेताओं ने, और जो राजनीति की जो रणनीतियां बनाता है, जो एक मुख्य संगठन है इस देश का जिसको आरएसएस कहते हैं, उसने सोचा कि अब वो चीज तो फेल हो गई है, क्योंकि जनता चिल्लाने लगी है कि भैया अब चुनाव आने से पहले और अब कहाँ का हमला करवाओगे। कितने गवर्नर सत्यपाल मलिक वो कहते भी रहते हैं कुछ भी हो सकता है देश में चुनाव से पहले। हाँ, वो भी कह रहे हैं लगातार। इस तरह के जो बड़े लोग हैं, जो सिस्टम में से निकल कर बाहर आए, जो देख कर आए इन सब चीजों को, तो उनके बोलने से और ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब सरहद है नहीं, अब सीधा संसद को ही टारगेट कर ले। अगर ये इनका खुद का प्लान नहीं होता तो भैया ये बताओ बीजेपी के सांसद का पास पर वो लोग कैसे अंदर चले जाते, और अंदर चले भी गए तो उस पर कार्रवाई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।